दोस्तों, एक पति और पत्नी अपने अपने परिवार वालों के साथ तलाक की फाइनल डेट पर सऊदी अरब की एक अदालत में खड़े होते हैं। जो लड़का था उसका नाम अहमद होता है और जो उसकी पत्नी होती है उसका नाम आयशा होता है। दोस्तों, उस वक्त सभी लोग कोर्ट में खड़े थे और बहुत ही मायूस थे। जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे होते हैं। दोस्तों, जब जज साहब अहमद से पूछते हैं कि क्या तुम अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए राजी हो, तब साथियों अहमद सहमति जताते हुए यहां तक कि कहता है कि जज साहब, मैं तलाक देने के लिए बिल्कुल राजी हूं। उसके बाद जज साहब उसकी पत्नी आयशा से पूछते हैं कि तुम बताओ, तुम अपने पति की इस बात से सहमत हो या नहीं। तब दोस्तों अहमद की पत्नी जो आयशा होती है वह जज साहब से कहती है कि जज साहब, मेरे मन में कई दिनों से एक बात आखिरकार बैठी हुई है और मैं अपने पति को तलाक देना तो चाहती हूं, लेकिन तलाक देने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करना चाहती हूं कि मैं अपने पति के साथ तलाक से पहले एक रात आखिरकार गुजारना चाहती हूं, कुछ वक्त बिताना चाहती हूं और उसके साथ कुछ बहुत जरूरी बातें यहां तक कि करना चाहती हूं। अब दोस्तों जो आयशा थी, यह बात साथियों उसकी सुन करके जो जज साहब होते हैं वह साथियों एकदम से गुस्सा हो जाते हैं और एकदम से भड़क जाते हैं और जो कोर्ट था साथियों उसके अंदर माहौल एकदम से गर्म हो जाता है। सभी लोग खलबला जाते हैं। जो साथियों आयशा के घर वाले वहां पर मौजूद थे वह भी हैरान हो जाते हैं कि आयशा यह बात आखिरकार क्यों कर रही है। अब दोस्तों जब जज साहब आयशा से कहते हैं कि तुम्हारे तलाक का जो केस है वह पिछले 4 सालों से अदालत में चल रहा है और पिछली बार मैं तुमको 5 महीने का समय भी दिया था ताकि तुम अच्छे से सोच सको, समझ सको कि तुमको तलाक देना है या नहीं लेना है। और मैं तुमसे यह भी कहा गया था कि जब तुम अपना फैसला बताओगी तो अगली तारीख पर मैं अपना फैसला सुना दूंगा और तुमको और तुम्हारे घर वालों को यहां तक कि उस फैसले पर अमल करना आखिरकार पड़ेगा। दोस्तों जब जज साहब आयशा को काफी ज्यादा यहां तक कि डांट फटकार लगाते हैं, लेकिन साथियों जब जज साहब भी शादीशुदा थे और वह भी एक इंसान होते हैं और वह पति पत्नी की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ सकते थे। इसलिए दोस्तों जब जज साहब अपने मन में सोचते हैं कि अगर इन दोनों को एक दिन का समय दे दूंगा तो हो सकता है कि यह दोनों अपना मन बदल लें और इन दोनों की यहां तक कि जिंदगी संवर जाए और ये दोनों फिर से साथ रहने लगें। अब दोस्तों होता क्या है कि जज साहब यही सब सोच करके आयशा को उसके पति अहमद के साथ एक रात बिताने के लिए इजाज़त दे देते हैं। और दोस्तों जब जज साहब यह भी कहते हैं कि कल सुबह 10 बजे अदालत में आना और यहाँ पर हाजिर होना, उसके बाद मैं अपनी अंतिम फैसला सुनाऊंगा। लेकिन साथियों दोस्तों जब जज साहब आयशा को समय दे रहे होते हैं और उसे साथियों डांट फटकार लगा रहे होते हैं तो साथियों आयशा के घर वाले भी वहां पर मौजूद होते हैं। वो लोग साथियों आयशा को भला बुरा कहने लगते हैं, उल्टा सीधा बोलने लगते हैं कि घर पर तो बहुत बड़ी बड़ी तू बातें कर रही थी लेकिन यहां पर तू आ करके समय मांग रही है। तभी दोस्तों जब फिर जज साहब आयशा के परिवार वालों से यहां तक कि कहते हैं कि आप लोग इतना आखिरकार गुस्सा क्यों हो रहे हो, आप लोगों को भी मैंने लगभग 4 साल का समय दिया था ताकि आप लोग अपनी बेटी को अच्छे से समझा सके कि उसे अपने जीवन में क्या करना है, तलाक लेना है या नहीं लेना है। लेकिन आप लोग अदालत में आकर के अपनी बेटी को इस तरीके से ताना मार रहे हो, यह बहुत बड़ी गलत बात है। आप लोगों को घर पर समझाना चाहिए था। जब आप घर पर नहीं समझा पाए तो अब यहां समझाने का क्या मतलब है। दोस्तों जब फिर जज साहब कहते हैं कि अब जो भी फैसला होगा वह आयशा तय करेगी, उसे अपने पति के साथ यहां तक कि रहना है या नहीं रहना है या तलाक लेना है, या फैसला आयशा ही करेगी क्योंकि वह उसकी ज़िंदगी है और उसे अपनी ज़िंदगी जीने का यहाँ तक कि पूरा अधिकार है। दोस्तों फिर जज साहब आयशा के घर वालों को डांटते हैं, फटकारते हैं तो साथियों वह लोग चुप हो जाते हैं और उसके बाद साथियों आयशा उसका पति अहमद
कोर्ट से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद साथियों आयशा अपने पति अहमद से कहती है कि देखो, तुम मेरे साथ रात गुजारना चाहो या ना चाहो, लेकिन यह अदालत का आदेश है कि जो तुम्हें मेरे साथ समय बिताना ही पड़ेगा। तो साथियों, दोस्तों, जो अहमद था वह कहता है कि ठीक है, मुझे कोई परेशानी बिल्कुल नहीं है। तब साथियों आयशा कहती है कि आज रात हम लोग घर पर नहीं बल्कि एक होटल में आखिरकार रुकेंगे। मैं तुम्हें फ़ोन करके वहाँ पर पता दूंगी, तुम वहाँ पर आ जाना। उसके बाद दोस्तों फिर आयशा एक होटल बुक करती है, अहमद को फ़ोन करके बताती है कि उसे एड्रेस भी देती है और कहती है कि तुम लगभग शाम को 7 बजे के आसपास तुम होटल में पहुंच जाना और वहाँ मेरा इंतज़ार करना, मैं वहीं तुमसे मिलने के लिए आऊँगी। इतना साथियों कहने के बाद फ़ोन रख देती है। अब दोस्तों जैसे ही शाम होती है तो अहमद साथियों आयशा से मिलने के लिए थोड़ा सा यहाँ तक कि उत्सुक हो जाता है। यह ठीक साथियों 7 बजे के आसपास होटल में पहुँच जाता है। लेकिन दोस्तों जब कमरे के अंदर अहमद जाता है तो साथियों वहां पर आयशा बिल्कुल नहीं होती है, कमरा खाली होता है। तो दोस्तों फिर अहमद वहां पर बैठ करके लगभग 15 से 20 मिनट तक इंतजार करता है। साथियों उसके बाद आयशा वहां पर आती है। लेकिन दोस्तों जब आयशा वहां पर आती है तो साथियों वह पूरी तरह से दुल्हन की तरह बिल्कुल सजी हुई होती है। खूबसूरत अबाया और लाल रंग की सजावट के साथ साथियों जैसे निकाह के दिन साथियों दुल्हन सजी होती है। लेकिन दोस्तों जो अहमद था वह साथियों आयशा को देख करके कोई खास यहाँ तक की प्रतिक्रिया नहीं देता। ऐसा लगता है कि जैसे वह बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो दोस्तों आयशा उसके करीब जाती है और साथियों उसे बेड पर बैठाती है और पूछती है कि क्या हुआ, तुम ठीक हो ना। लेकिन साथियों अहमद लड़का उसकी बात को जवाब बिल्कुल नहीं देता है। फिर साथियों आयशा थोड़ा और करीब जाकर के धीरे से कहती है कि आज की रात मैं सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार होकर के आई हूँ, जो तुम्हारा मन करे तुम मेरे साथ कर सकते हो, मैं तुम्हें किसी भी यहाँ तक की चीज़ के लिए मना बिल्कुल नहीं करूँगी। अब दोस्तों जो अहमद लड़का था इस बात को साथियों नज़रअंदाज कर देता है और फिर साथियों चुपचाप वहाँ पर बैठा रहता है। लेकिन साथियों जो आयशा थी वह किसी भी साथियों तरह उसे बात करना चाहती थी और एक अलग ही साथियों मूड में थी। तभी दोस्तों आयशा अहमद को गले लगाने की यहाँ तक की कोशिश करती है तो साथियों अहमद उसे पीछे हटा देता है और कहता है कि नहीं, यह सब मत करो, मैं यहाँ इसके लिए बिल्कुल नहीं आया हूँ। दोस्तों फिर अहमद कहता है कि क्या तुमने जज साहब से एक दिन का समय इसीलिए मांगा था जो कर रही हो, ताकि तुम मेरे साथ यह सब कर सको? अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हारा यह समय नहीं चाहिए, मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ, मेरा बिल्कुल भी यह सब मन करने का बिल्कुल मन नहीं है। लेकिन दोस्तों आयशा यह बात सुन करके गुस्सा नहीं होती है, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे वह पहले से ही कुछ सोच करके आई हो। दोस्तों आयशा कहती है कि देखो, अभी हमारा तलाक नहीं हुआ है और आज भी मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मेरा तुम पर यहाँ तक कि पूरा हक है, जो मेरा मन करेगा मैं कर सकती हूं, तुम मुझे मना तक नहीं कर सकते हो। तभी दोस्तों फिर अहमद यह बात सुन करके बिल्कुल गुस्सा हो जाता है दोस्तों और आयशा से अहमद यहां तक कि कहता है कि आयशा आखिर तुम चाहती क्या हो, हमें साफ साफ बताओ, जो बात है तुम मुझे बिल्कुल साफ साफ बताओ, ऐसे मुझे तुम क्यों आखिरकार घुमा फिरा करके बताने की जरूरत नहीं है। तब दोस्तों फिर आयशा कहती है कि इन 4 सालों के अंदर तुम्हें मुझसे मिलने का मन नहीं किया, तुम्हें कभी मेरी यहाँ तक की याद नहीं आती थी। तभी दोस्तों ऐसा कुछ ऐसी बातें बोल देती है जो साथियों अहमद के दिल पर बिल्कुल लग जाती है। दोस्तों अहमद आयशा से कहता है कि शायद तुम भूल गई हो, इन्हीं सब बातों की वजह से हमारा तलाक होने जा रहा है। दोस्तों फिर अहमद कहता है कि ना कि जब भी मैं तुम्हारे साथ नज़दीकियां बढ़ाता था तो तुम हमेशा मुझसे एक ही बात कहती थी और हमेशा एक ही बात का ताना मारती थी कि जब भी मैं तुम्हारे साथ प्यार करता हूँ उस समय मीठी मीठी बातें करता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हें पूछता भी नहीं हूँ और सारा समय अपने काम में लगा देता हूँ। दोस्तों इसके अलावा मैं कभी तुमसे अच्छी बातें भी नहीं करता हूँ। दोस्तों फिर अहमद लड़का वहाँ कहता है कि क्या इतना सब कुछ तुम मुझे बोलती थी, क्या मैं तुमसे प्यार यहाँ तक कि नहीं करता था, क्या मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाता था, तुम हर छोटी छोटी बातों पर मुझसे नाराज हो जाती थी, फिर मैं तुम्हें मनाता था और तुमसे प्यार भी करता था। तब दोस्तों फिर ऐसा कहती है कि अच्छा ठीक है बाबा, छोड़ो
वो सारी बातें पुरानी हो चुकी हैं, वो बीत गई हैं, उसे तुम भूल जाओ। मुझे पुरानी बातें नहीं याद करनी है, मैं तो आज की बात कर रही हूँ। दोस्तों फिर आयशा अहमद से कहती है कि इस दुनिया में मैं बहुत कम लोग होंगे जो तुम्हारी तरह होंगे, जिसके सामने इतनी खूबसूरत बीबी सज धज करके बैठी हो और ये वह उसे छूने की कोशिश भी ना कर रहा हो। भला ऐसा कौन करता है? लेकिन दोस्तों जो अहमद था वह उस मूड में वहां आ ही नहीं था। वह साथियों साफ भाषा में कह देता है कि देखो ऐसा, मैं यह सब करने के लिए यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ तक कि नहीं आया हूँ। अहमद साथियों कहता है कि तुमको याद नहीं है कि तुम मुझे क्या क्या बोलती थी। तुम तो मुझे यह भी यहाँ तक कि कहती थी कि मर्द को औरत से सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है, और वह है जब वह मिल जाती है तो मर्द औरत को पूछता तक नहीं है, उसे भाव तक नहीं देता है। तो फिर आज तुम खुद मेरे पास आखिरकार क्यों आई हो और मेरे साथ यह सब करने की बातें क्यों कर रही हो? आखिर बात क्या है? तुम खुलकर मुझे बताने की कोशिश करो। तब दोस्तों फिर आयशा अहमद से बिल्कुल कहती है कि देखो, मेरा भी बिल्कुल मन नहीं था कि तुम्हारे साथ नज़दीकियां यहाँ तक कि बढ़ाने का, और यहाँ तक कि न ही अभी मेरा मन है, मैं यह सब करने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। बस मेरे मन में एक सवाल बहुत दिन से चल रहा था और मैं उसका जवाब यहाँ तक कि जानना चाहती हूँ। जब मैं पिछली बार अदालत में तुमसे मिली थी तो मैंने देखा था कि तुम्हारा चेहरा बहुत उतर चुका है, तुम पहले से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गए हो, तुम्हारी आंखें भी यहाँ तक कि धंस गई हैं। तुम्हें देख करके ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हें खुद से ही प्यार नहीं रहा। तुम तो पहले बहुत खुश रहते थे, हंसते थे, सबसे बातें करते थे, तुम्हारा शरीर भी अच्छा था, तुम जिम भी जाते थे, लेकिन इन कुछ महीनों में तुम्हारी यह हालत आखिरकार कैसे हो गई? मैं बस यही जानना चाहता हूँ। अगर तुम बताओगे तो मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। अब दोस्तों यह बात सुन करके अहमद की साथियों आंखों में यहाँ तक कि तुरंत आंसू आ जाते हैं, उसकी आंख से आंखें भर जाती हैं और वह कहता है कि देखो, तुम मुझे तलाक दो या ना दो, लेकिन 4 से 5 महीने बाद मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ करके यहाँ तक कि चला जाऊँगा। तब दोस्तों आयशा कहती है कि मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही है, मुझे बिल्कुल तुम साफ साफ बताने की कोशिश करो, आखिर बात क्या है? अब दोस्तों आयशा की यह बात सुन करके जो अहमद लड़का था वह पूरी तरह से टूट जाता है। वह साथियों रोते हुए कहता है कि जब हम पिछली बार अदालत में मिले थे उसके 2 दिन बाद मेरे पेट में बहुत तेज यहाँ तक कि दर्द हुआ था। जब मैंने अस्पताल जाकर के जांच करवाई तो मुझे यहाँ तक कि पता चला कि मुझे ब्लड कैंसर है। शायद मैं 4 से 5 महीने से ज़्यादा यहाँ तक कि नहीं जी पाऊँगा। अगर मेरा परिवार होता, यहाँ तक कि मेरी बीवी साथ होती, तो शायद जीने का कोई मकसद होता, लेकिन अब तो कोई मकसद भी यहाँ तक कि नहीं है। इसलिए मैंने उम्मीद छोड़ दी है और अब जीने का मन भी नहीं करता है। इसी वजह से मेरा शरीर ऐसा हो गया है, मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं देता। जब दोस्तों यह बात आयशा को यह बात पता चलती है कि अहमद को ब्लड कैंसर है तो साथियों वह बहुत ही ज़्यादा वहाँ टूट जाती है। वह ज़मीन पर बैठ करके फुट फुट करके रोने लगती है, अपने सीने पर साथियों हाथ मारने लगती है और बार बार साथियों अहमद की तरफ देखती रहती है। उस वक्त साथियों आयशा सोचती है कि मैं अपने शौहर के लिए हमेशा लंबी उम्र की दुआ करती थी, उसके लिए रोजे रखती थी, और आज वह अकेला पड़ गया है और अपनी मौत से वह अकेला लड़ रहा है। दोस्तों आयशा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और साथियों वह खुद को कोसने लगती है। जब साथियों उसे मेरी सबसे ज़्यादा यहाँ तक की ज़रूरत थी तब मैं उससे दूर जाने की सोच रही थी और वह अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रही थी, बहुत घबरा रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे वह अहमद को छोड़ करके जाना ही नहीं चाहती। तभी दोस्तों फिर आयशा तुरंत साथियों अहमद के पास जाती है और साथियों उसे गले लगा करके ज़ोर ज़ोर से यहाँ तक कि रोने लगती है। लेकिन साथियों अहमद उसे गले नहीं लगाता है, बस चुपचाप बैठा रहता है, क्योंकि साथियों उसने पहले ही तय कर लिया था कि कुछ महीनों के बाद उसकी मौत हो जाएगी। तो वह अपनी बीवी को साथियों अपने साथ जोड़ करके उसे और दुख यहाँ तक कि नहीं देना चाहता, इसलिए साथियों वह तलाक लेना
चाहता था ताकि साथियों उसकी बीवी अपने मायके में खुश रह सके और वह साथियों बेफिक्र होकर के अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन यहाँ तक कि जी सके। तभी साथियों अहमद कहता है कि अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि मैं इतना परेशान आखिरकार क्यों रहता हूँ, इतना कमज़ोर क्यों हो गया हूँ। मैं तुम्हें सब सच बता दे रहा हूँ, अब क्या मैं जा सकता हूँ? तब साथियों ऐसा कहती है कि नहीं, अभी तुम नहीं जा सकते हो। सुबह 6 बजे तुम्हें मेरे साथ यहीं रहना होगा। यह मेरा नहीं बल्कि जज साहब का फैसला है। यहाँ से निकलने के बाद हम सीधे अदालत जाएंगे और वहीं आखिरी फैसला होगा। फिर साथियों ऐसा कहती है कि अहमद, तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है। अगर तुम चाह लो कि अहमद साफ मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं इसके लिए यहाँ नहीं आया हूँ। उसके बाद साथियों दोनों बेड पर लेट जाते हैं और साथियों फिर अपने अपने यहाँ तक कि अतीत को याद करने लगते हैं। तो साथियों वो अच्छे पल, छोटी छोटी लड़ाइयाँ, एक दूसरे को साथियों मनाना, साथ बिताए हुए हंसी खुशी के पल, धीरे धीरे साथियों पूरी रात बीत जाती है। सुबह के लगभग 6 बज जाते हैं। ऐसा कहती है कि अब जाने का वक्त हो गया है और आज के बाद शायद हम कभी नहीं मिलेंगे। आज हम हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, लेकिन साथियों अभी भी हमारे पास थोड़ा सा समय है। अगर तुम चाहे तो मैं तुम्हें 1-2 घंटा और दे सकती हूँ। अगर तुम कुछ करना चाहो तो कर सकते हो मेरे साथ, यह बात करना चाहो तो बात भी मेरे साथ तुम कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अहमद इस बार भी साथियों उसे मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी है, मुझे कुछ करना भी तुम्हारे साथ नहीं है। तब दोस्तों फिर आयशा अहमद से कहती है कि ठीक है, चलो अब हम दोनों यहाँ से चलते हैं। अब हम दोनों की मुलाकात अदालत में आखिरकार होगी और वहीं पर हमारी ज़िंदगी का फैसला हो जाएगा और हम दोनों अपने अपने तुरंत उसी समय घर रास्ते चले जाएंगे। अब दोस्तों ये दोनों अलग अलग करके होटल के कमरे से बाहर निकलते हैं और वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं और फिर ठीक सुबह 10 बजे के आसपास साथियों आयशा और अहमद अपने अपने परिवार वालों के साथ अदालत में जज के सामने खड़े हो जाते हैं, पेश हो जाते हैं। दोस्तों जब फिर जज साहब थे, उन्हें साथियों ऐसा लग रहा था कि शायद यह दोनों एक दूसरे के साथ रात बिता करके आज आए हैं, तो हो सकता है कि इन दोनों का तलाक रुक जाए और दोनों का मन यहाँ तक कि बदल गया हो। जज साहब यही सोचते हुए साथियों अहमद से पूछते हैं कि बताओ जी, क्या तुम अपने पत्नी को तलाक देना चाहते हो? तब दोस्तों फिर अहमद लड़का कहता है कि जज साहब हाँ, मैं अपनी पत्नी को बिल्कुल तलाक देना चाहता हूँ। जज साहब साथियों यह बात सुनते ही साथियों थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं और साथियों वह सोचते हैं कि शायद आयशा भी सही जवाब देगी, लेकिन दोस्तों नियम के अनुसार पूछा ना जरूरी था। तो साथियों जज साहब आयशा से पूछते हैं कि आप बताइए, क्या आप अपने पति अहमद को तलाक देना चाहती हैं? तो दोस्तों आयशा एकदम से साथियों फूट फूट करके यहाँ तक कि रोने लगती है और साथियों जज साहब से कहती है कि जज साहब, जब दुख की घड़ी आई है तो मैं इनका साथ कैसे आखिरकार छोड़ सकती हूँ? मैं अब इन्हीं कभी भी अकेला इन्हें छोड़ नहीं सकती हूँ। दोस्तों फिर आयशा कहती है कि जब हमारी नई नई जज साहब शादी हुई थी तब मैं इनके लिए रोजे रखती थी, इनकी लंबी उम्र की दुआ करती थी और आज जब इन पर इतना बड़ा आखिरकार संकट आया है तो मैं इन्हें छोड़ करके आखिरकार कैसे जा सकती हूँ। इसलिए जज साहब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इन्हें तलाक नहीं दूंगी और इन्हीं के साथ मैं हमेशा रहना चाहती हूँ। तब साथियों फिर जज साहब आयशा से पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या बात हो गई है, कौन सी आखिरकार इनको बीमारी हो गई है जिसकी वजह से तुम अपना इतना बड़ा फैसला आखिरकार बदल रही हो? तब दोस्तों फिर आयशा कहती है कि जज साहब आपको मैं बता दूं कि इस एक दिन में मैंने जो देखा वह अपने जीवन में मैंने कभी नहीं देखा था। मेरे शौहर के ब्लड कैंसर है और इस मुश्किल वक्त में मैं उनका साथ देना चाहती हूँ। अब दोस्तों जब यह बात अदालत में यहाँ तक कि सब लोग सुनते हैं तो साथियों आयशा के माता पिता और उसके घर वाले तो साथियों वह आयशा को भला बुरा यहाँ तक कि कहने लगते हैं और उसके खिलाफ बोलने लगते हैं। वे कहते हैं कि जब तुम्हें पता चल गया है कि उसे ब्लड कैंसर है और वह कुछ महीनों का यहाँ तक कि मेहमान भी होगा तो तुम उसके साथ रहने के लिए इतनी जिद आखिरकार क्यों कर रही हो? हम तुम्हारी दूसरी शादी कहीं ना कहीं बेटा करवा देंगे,
अच्छा लड़का देख करके तुम्हारी शादी करवा देंगे, उसके साथ मत रहो, वह तुम्हारी ज़िंदगी उसके साथ खराब हो जाएगी। लेकिन दोस्तों लड़की जो आयशा थी वही अदालत में अपनी माता पिता को तुरंत मना कर देती है, कहती है कि आप लोगों को जो कहना है हमें कहिए, आपकी छूट है, लेकिन मैं अहमद का साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी, मैं उन्हीं के साथ हमेशा रहूंगी। अगर आज मैं उनके साथ नहीं रही तो मैं खुद को ज़िंदगी भर बिल्कुल माफ़ नहीं कर पाऊंगी। दोस्तों फिर आयशा जो होती है अपने माता पिता से कहती है कि देखो आप लोग मुझे छोड़ दीजिए, मैं उनके साथ अपनी ज़िंदगी बिता लूँगी। अदालत में बहुत सारे लोग दोस्तों वहाँ पर मौजूद थे, खड़े थे। अहमद भी साथियों यह बात सुन रहा था। यह सब साथियों सुनने के बाद साथियों यहाँ तक कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और साथियों देखते ही देखते यहाँ तक कि अहमद अदालत के साथियों फर्श पर बैठ जाता है और साथियों ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और पूरी तरह साथियों टूट चुका था। तभी दोस्तों आयशा दौड़ करके उसके पास जाती है, उसे अपने पास संभालती है और कहती है कि अब रोने का कोई भी मतलब नहीं है, अब तुम्हें जीने का मकसद मिल गया है, अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी, तुम अकेले बिल्कुल नहीं हो। दोस्तों यह सब देख करके वहाँ के जो बैठे जज साहब भी बिल्कुल भावुक हो जाते हैं, उनकी आंखों में भी साथियों यहाँ तक कि आंसू आ जाते हैं। जब साथियों जज साहब पहले से ही साथियों सोच कर आए थे कि वह इन दोनों का घर बचाने की कोशिश करेंगे, और अब जब उन्हें साथियों यह सब देखा तो उन्होंने साथियों खुशी खुशी यहाँ तक कि फैसला सुनाया कि इन दोनों का तलाक नहीं होगा और दोनों साथ रहेंगे। लेकिन दोस्तों उस दिन आयशा के साथियों घर वाले उसे हमेशा के लिए यहाँ तक कि छोड़ देते हैं और फिर साथियों आयशा अपने शौहर अहमद के साथ घर चली जाती है और साथियों उसकी देखभाल यहाँ तक कि करना शुरू कर देती है। दोस्तों अहमद के पास थोड़ी बहुत यहाँ तक कि पुश्तैनी ज़मीन भी होती है, तो साथियों आयशा उसे बेच करके अहमद का इलाज अच्छे से अस्पताल में करवाती है और साथियों उसका कीमोथेरेपी होता है, खून की जांच होती है, इलाज चलता रहता है। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी अहमद की साथियों तबीयत ठीक नहीं होती है। साथियों फिर धीरे धीरे समय गुजर रहा था और फिर आयशा साथियों पूरी लगन से अपने शौहर की सेवा करती रहती। दोस्तों फिर लगभग यहाँ तक कि 7 से 8 महीने तक साथियों अहमद बिस्तर पर रहता है, उसकी सांसें साथियों चलती रहती हैं। लेकिन दोस्तों 7 महीने के बाद भी वो अपनी प्यारी बीवी को छोड़ करके इस दुनिया से हमेशा के लिए चला जाता है। जब साथियों अहमद की मौत होती है तो साथियों बता दूं कि आयशा पूरी तरह से टूट जाती है और साथियों फिर एक तरह से वह बिल्कुल बिखर जाती है। दोस्तों आज की इस घटना को लगभग 8 से 9 साल हो चुके हैं। अब आयशा साथियों पहले से थोड़ी संभल चुकी है और वह अकेले अहमद के घर में रहती है। साथियों का प्राइवेट नौकरी करती है और अपना खर्च चलाती है। लेकिन दोस्तों आज भी साथियों आयशा अपने शौहर अहमद के लिए साथियों वफादार है। उसने दूसरी शादी नहीं की और ना ही साथियों किसी और के साथ यहाँ तक कि उसका रिश्ता बनाया। तो दोस्तों यह थी एक दिल छू लेने वाली आज की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।